हेलो स्टूडेंट्स, आप ये क्या देख रहे हैं? ये क्या है जो एन और एस में बतला रहा है? एन एस, ईस्ट वेस्ट। तो ये जो है, ये एक जो आप सुई देख रहे हैं, ये चुंबक का बना हुआ है और इस पूरी व्यवस्था को हम बोलते हैं कंपास की सुई। ये कंपास की सुई है, दिशा सूचक यंत्र है जिसके माध्यम से हम लोग जो है डायरेक्शन का पता लगाते हैं। समुद्र यात्री जो थे इसी का पता लगा करके डायरेक्शन का पता लगाते थे। और ये क्या है? ये है क्षण चुंबक। तो जो क्षण चुंबक है, ये आप देख सकते हैं, क्षण चुंबक है, इसका एन है, एस है। दूसरा क्षण चुंबक ये आप देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, इसको पकड़ ले रहा है। दूसरा क्षण चुंबक जो इसको हम लेते हैं और देखिए हटा रहा है इसको। तो ये इसका जो है ये एन है और इसका एन ले जा रहा है तो क्या कर रहा है? हटा रहा है, तो प्रतिकर्षण कर रहा है, ठीक ना। और यदि उसको हम उलट दें, यानी कि उसका एन और एक का एस करें तो खींच रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं आकर्षण विकर्षण का नियम। मतलब कि सजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण होगा और विजातीय आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होगा। और ये स्टूडेंट देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं क्या? यही यू आकार का चुंबक है या नाल चुंबक बोलते हैं इसको, जो विद्युत जनित्र में यूज होता है, ठीक ना स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल के साथ में स्टडी करेंगे, देखेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में किन किन बातों का अध्ययन करना है। हेलो स्टूडेंट्स, एमपी साइंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो है मकर संक्रांति है, इसलिए आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से। आज हम लोग फिजिक्स में लेसन 5 स्टडी करेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जो विद्युत धारा है उसके बहुत सारे प्रभाव हैं, आप जान चुके हैं, लेसन 4 में हमने बतलाया भी था, याद होगा आपको कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? विभवांतर के अधीन आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। एक टिपिकल में क्वेश्चन बन भी रहा है कि जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या उसमें प्रवाह होता है? उसका परमाणु, उसका इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक, तो क्या प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, आइए इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज, विद्युत धारा विभवांतर के अधीन आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? जो चुंबक होता है वो उसकी प्रभाव, अब चुंबक देखे होंगे, ये देखिए, ये जो है चुंबक छड़ ले लिया गया, यही चुंबक छड़ है, आप देख सकते हैं। यदि एक दूसरे छड़ चुंबक इसके पास लाते हैं, ये देखिए, इसको क्या कर रहा है? प्रतिकर्षण कर हटा रहा है। जबकि यदि इसको हम ऐसे कर दें, देखिए तुरंत खींच लिया। तो चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या है कि चुंबक जो है कुछ वस्तुओं को, जैसे कि लोहा है, उसको अपनी ओर खींच लेता है। तो जिन वस्तुओं को, लोहा, कोबाल्ट, निकेल आदि को चुंबक अपनी ओर खींच लेता है तो उसको हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जिसको नहीं खींचेगा उसको हम अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो चुंबकीय पदार्थ में हो गया लोहा, कोबाल्ट, निकेल, सब चुंबकीय पदार्थ है। तो जो चुंबक है इसको यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे तो किस डायरेक्शन में? उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर बताएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो खुद एक बहुत विशाल चुंबक की भांति काम करती है और इसके भी 2 ध्रुव हैं। कौन कौन बताइए? उत्तरी और दक्षिणी, एन और एस। तो जो पृथ्वी का एन पोल होता है, अभी हमने बताया कि आकर्षण विकर्षण का नियम, मतलब कि जो सजातीय आवेश है, देखिए हटा रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है, एन और एन के बीच प्रतिकर्षण होगा, एन और एन के बीच। इसी प्रकार एस और एस के बीच ही प्रतिकर्षण होगा। लेकिन उल्टा यदि हम करें, एन और एस करें, तो विजातीय ध्रुव हो गया। तो विजातीय ध्रुव होगा तो ये क्या करेगा? इसको खींच ले रहा है, आकर्षित कर रहा है। इसको हम कहते हैं आकर्षण विकर्षण का नियम। तो रियल में पृथ्वी एक विशाल चुंबक भांति काम करती है, जिसमें जो है एन से निकल करके एस की ओर जो है वो चुंबकीय रेखाएं प्रवेश करती है। पूछा गया क्वेश्चन है मॉडल सेट में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा
कि जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो रियल में ये चुंबकीय रेखाएं दिखाई नहीं पड़ेंगी, ये काल्पनिक होती हैं। तो इसलिए उसमें काल्पनिक ऑप्शन जो है वो सही होगा, ये वास्तविक नहीं है, कल्पना किया गया, ऐसा माना गया है। तो ये एन से निकल करके एस की ओर जाती है। तो इसके मार्ग में जो चुंबक है, आकर्षण और विकर्षण का नियम से जब हम उसे लटकाते हैं तो वह क्या होता है कि चुंबक का जो दक्षिण ध्रुव है वो उत्तर की ओर और जो उसका उत्तर ध्रुव है वो दक्षिण की ओर जो है हो जाता है। इस प्रकार से चुंबक जो है उत्तर दक्षिण दिशा में इंडिकेट करता है। अब कंपास की सुई के बारे में जानना है, आप लोग देखे होंगे, ये देख लीजिए, देख सकते हैं आप। ये क्या है? ये कंपास की सुई है। इसमें जो ये आप सुई देख रहे हैं ये जो है कंपास मतलब कि इस चुंबक का बना हुआ है, एन और एस में ही हमेशा रहेगा। यदि ये जो है इसको हम अस्थिर रखेंगे। ओर्स्टेड ने इसी पर प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था उसको हम बतला चुके हैं। फिर से अगर हम आपको याद दिला दें कि यदि हम एक तार तान दें और एक कंपास की सुई को ले लें जिसका एन और एस हो, और यदि हम इसमें धारा भेजेंगे तो ये कंपास की सुई जो है विक्षेपित हो जाएगा, ये ऐसे अपने स्थान से हट जाएगा। तार के ऊपर और नीचे रख करके भी ओर्स्टेड ने प्रयोग किया। तो सबसे पहले ओर्स्टेड ने ये बतलाया कि विद्युत धारा जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अब जो है आगे हम लोग को जानना है कि क्या क्या इस पर और कौन कौन से कैसे प्रयोग हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि हम सीधी धारावाही तार के लिए, अब देखिए ये चालक तार हो गया, इसको यदि हम सीधा कर दे, एक कूट लेकर के सीधा ऐसे करके प्रवेश करा दे तो क्या होगा, और ध्यान दीजिएगा, एक कूट ले लेंगे, कूट लेकर के इस गत्ता भी इसको बोलते हैं, बीच में छिद्र कर देंगे और चालक तार को सीधा ऐसे प्रवेश करा देंगे। लौह चूर्ण को छिड़क देंगे और धारा भेज करके इस तार में धारा भेज करके हल्का थपथपाएंगे तो ये हम क्या देखेंगे कि चुंबकीय जो इसमें कण है वो वृत्ताकार रूप में ऐसे सज गया। तो वृत्ताकार रूप में जब सज गया तब जो है ये कैसा है, एक इसका सेंटर है और बहुत सारे वृत्त हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समकेंद्री वृत्त के रूप में। तो जो सीधी धारावाही तार है उसके लिए चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं, समकेंद्री वृत्त के रूप में होती हैं। अब तार को हम इसे मोड़ दें तब क्या होगा, तार को यदि नंगा तार है, ये तो कोवर्ट तार है, नंगा तार को लें ऐसे मोड़ दे वृत्ताकार रूप में और धारा प्रवाहित करें, तब उसके चुंबकीय बल रेखा कैसी होगी। तब इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि तार को मोड़ लेंगे, ऐसे अर्धवृत्ताकार कर लेंगे, कूट में 2 जगह छिद्र कर लेंगे और छिद्र करके इसको प्रवेश करा देंगे और नीचे इसको विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे, स्विच वगैरह जोड़ लेंगे, जब और लोहा सेक लेंगे, लोहा का चूर्ण। जब हम स्विच को ऑन करेंगे, धारा भेजेंगे, तो यहां पर इस सेंटर के पास में भी चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो वृत्ताकार होंगी और यहां पर भी वृत्ताकार होंगी। इस प्रकार से हम देखते हैं बीच में अविलंब होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्धवृत्ताकार या वृत्ताकार धारावाही तार के लिए जो है वो चुंबकीय बल रेखा जो होती है वो दोनों तार जो है उसके केंद्रों पर सकेंद्री होती है। मतलब कि सीधी धारावाही तार की तुलना में इसमें जो है अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, अधिक एरिया उत्पन्न हो रहा है। इसी को लेकर प्रणालिका बनाया गया, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर। कैसे प्रणालिका बना, अब देखिए, खोखला बेलनाकार कांच ले लीजिए, पूछ चुका है कि प्रणालिका क्या है। तो खोखला गोला कांच लीजिए, ये खोखला गोला कांच हो गया। अब जो तार जो लपेटना है इसको वृत्ताकार रूप में से लपेटिए, इसको इस पर ऐसे लपेट दिए सर्पिलाकार रूप में। अभी आपने क्या जाना कि जो वृत्ताकार तार है, धारावाही चालक तार है, उसके लिए चुंबकीय रेखाएं जो है ज्यादा उत्पन्न होती है। तो जितना ही हम इसमें फेरा लगाएंगे उतना ही चुंबकीय बल रेखा जो है ज्यादा उत्पन्न होती है। तो एक ऐसी व्यवस्था, यही हो गया परिनालिका, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो है खोखला बेलनाकार कांच पर
चालक तार को हम सर्पिला कार रूप में लपेट दें तो उसको हम परनलिका कहते हैं। अब क्रोड किसे कहेंगे? इसके अंदर हम नरम लोहा का प्लेट डाल दें और लाइन भेजेंगे तो ये जो नरम लोहा जो है ये चुंबक की भांति काम करेगा। कब तक? जब तक धारा बहेगा तब तक। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्रोड। अब है कि जो इसमें यूज करते हैं क्रोड, उसके लिए हम नरम लोहा यूज करते हैं, इस्पात नहीं। क्योंकि इस्पात जो है उसमें चुंबकीय गुण आता है देर से, लेकिन देर से जाता भी है। इसलिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग होता है, नरम लोहा का नहीं। अब जो है इस पे और आय कई प्रयोग किए गए। एक प्रयोग किया गया देखिए, अब हम लोग को जानना है क्वेश्चन ने क्या बतलाया था कि जो विद्युत धारा है वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। उन्होंने जो प्रयोग किया था कि चालक तार लेकर के उसके नीचे कंपास की सुई को रखा NS में, और जब धारा को भेजा तो ये सुई जो है घूम गया। मतलब साफ है क्या कि धारा ने किस पे प्रभाव डाला? चुंबक पे प्रभाव डाला। तो न्यूटन के तृतीय गति नियम से क्या होता है? हमने दीवार पे मारा, दीवार पे मारा, तो इसका उल्टा सोचिए कि धारा ने चुंबक पे बल लगाया तो चुंबक भी धारा पे बल लगाएगा, न्यूटन के तृतीय गति नियम से। तो इसका सत्यापन करने के लिए क्वेश्चन ने बतलाया था कि धारावाही चालक तार जो है वो विद्युत चुंबक की भांति काम करती है, उसमें चुंबकीय गुण होता है, उसको चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। तो ठीक इसका उल्टा हो गया। देखिए, एक UN आकार का चुंबक ले लेंगे, नाल चुंबक जिसको बोलते हैं। अब ऐसा चुंबक को हम लोग मोड़ लें, देखिए ये देखिए, ये चुंबक देखिए, ये चुंबक हो गया, इसको क्या बोलते हैं? U आकार का चुंबक या नाल चुंबक। तो जब ये दिखाना हमको कि चुंबक जो है धारावाही चालक पर बल लगाता है, तो इसके लिए हम लोग U आकार का चुंबक लेंगे। ये देखिए इस तरह का NS, इसका ऐसे U हो गया है, तो ये इसको नाल चुंबक बोलते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस नाल चुंबक में बीच में धारावाही पतला तार रखिए, तार है इस तरह से है, ठीक ना, इसको हम इससे बीच में कर लेंगे और इसमें यहां से जोड़ करके इसको टांग देंगे और धारा का प्रवाह करेंगे ऐसे, तो ये तार घूमेगा। जब लाइन भेजेंगे तो क्या होगा? ये तार ऐसे घूम जाएगा। तो यही U आकार का चुंबक ले लिए हैं, अब बीच में से तार डाल दिए हैं। तार टच नहीं करना चाहिए, इस तरह से देखिए, इस तरह से ऐसे, ये टच नहीं कर रहा है, ठीक ना, ऐसे कर डालना है, उसको टांग करके धारा भेजना है। तो हम क्या देखेंगे कि जब टांग दिए तार को और U आकार का चुंबक हो गया और इसमें हम धारा भेज रहे हैं तार में, तो तार भेज तो तार घूम जा रहा है। कब? जब धारा भेज रहे हैं तब। तो इस प्रकार से इस प्रयोग से सिद्ध हो जाता है कि जो चुंबक है वो धारावाही तार पे बल लगाता है। अब ये इसमें धारावाही तार में विक्षेप किधर होगा? इसको फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से जानते हैं। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है? यही है, हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाएं। तो देखिए बल क्षेत्र धारा, यानी ये धारा को बतला रहा है, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को और अंगूठा जो है बल को निरूपित करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो इस नियम से इसकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब इसी बात को लेकर के, मतलब कि चुंबक ने धारा पे बल लगाया, धारावाही तार पर बल लगाया, इसी बात को लेकर के विद्युत मोटर बना हुआ है। पूछता है कि विद्युत मोटर के बनावट, सिद्धांत और क्रियाविधि का वर्णन करें। VVI क्वेश्चन स्टूडेंट्स है। आइए इसको पहले चित्र डालते हैं विद्युत मोटर का और उसको देखते हैं कि कैसे हम उसको लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पर जो है एक नमूना खींच दिया है विद्युत मोटर का। सबसे पहला चीज की विद्युत मोटर क्या है? तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा बदल देता है। जब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा जो भी यंत्र, उसको हम बोलेंगे विद्युत मोटर। अब ये कैसे काम करता है, बनावट क्रियाविधि का वर्णन करना है। तो बनावट के लिए लिखेंगे कि इसमें नाल चुंबक होता है। देखिए नाल चुंबक है N और S, N S नाल चुंबक है। बीच में एक नरम लोहा डाल दिए, प्लेट उसका,
और इस पर तांबे के तार को लपेट दिए, बारीक तांबा का तार को लपेट दिया जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे आर्मेचर। क्या बोलेंगे इसको? आर्मेचर बोलेंगे। इससे एक रॉड निकला रहेगा, रॉड से दो बॉलय, एक बॉलय जो है खंडित बॉलय, ऐसे खंडित बॉलय ऊपर नीचे लगा रहेगा, कार्बन का बस लगा रहता है और यहाँ से तार निकला रहता है। इसी चालक तार को अब देखिए बनावट हो गया, क्या क्या बनावट में हुआ? नाल चुंबक, बीच में आर्मेचर आयताकार जो है, और एक रॉड निकला हुआ है, और जिससे बॉलय दो रिंग जो है वो अर्ध बॉलय टच करते हैं, कार्बन का बस टच करता है। अब एक क्रिया विधि, जैसे ही हम इसको स्विच ऑन करते हैं, इसका जो तार निकला था मोटर का, उसको हम जोड़ते हैं विद्युत धारा स्रोत से, तो क्या होता है कि इस पर आर्मेचर पर जो AB भुजा है और CD भुजा है, उस पर समान मान का लेकिन विपरीत दिशा में बल लगता है, जिससे क्या होता है, जिससे यही हो गया, देख लीजिए। तो इस पर AB है, CD है, तो इस पर जब समान मान का विपरीत दिशा में बल लगा तो AB भुजा नीचे और CD भुजा ऊपर चला गया। इस प्रकार से CD नीचे AB ऊपर, यही क्रम चलते रहेगा तो क्या होगा, निश्चित क्रम से घूमने लगेगा। और जब घूमने लगेगा तब हम क्या करेंगे कि एक ब्लेड लगा देंगे, तो ये ब्लेड पंखा काम करने लगेगा, पंखा काम करेगा। तो इसका उपयोग लेथ मशीन में पंखा चलाने में, पानी चढ़ाने के मशीन में किया जाता है। अब इसके बाद में क्या हुआ स्टूडेंट्स, न्यूटन का कितने का नियम सोचिए कि धारा को, विद्युत ऊर्जा को बदल रहा है यांत्रिक ऊर्जा में, तो क्या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? उसका उल्टा भी संभव है, तो बदलना संभव हो गया। इसके लिए फ्लेमिंग ने एक प्रयोग किया, उसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फैराडे ने किया था, फैराडे ने एक प्रयोग किया था। उसमें क्या है कि एक चुंबक लिया उन्होंने, और चुंबक लेकर के, यही नाल चुंबक जब, और क्षेत्र चुंबक, ये देखिए ऐसा चुंबक लिया, चुंबक छोड़ लिया उन्होंने, और लेकर के एक कॉइल लिया, कॉइल मतलब कुंडली, और इस कॉइल को लेकर के बंद होना चाहिए ये, इसमें एक यंत्र लगा दिया, इसको कहते हैं जी। पूछा हुआ है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? तो इसमें जो धारा का प्रवाह होता है उसको मापता है, उसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर लगा दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या किए फैराडे ने, माइकल फैराडे क्या किया कि अब इस चुंबक को आगे पीछे तेजी से करने लगे। किसके पास में? कुंडली के पास में। तो जब कुंडली के पास में तेजी से आगे पीछे चुंबक को करने लगे, तो उन्होंने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर में जो सुई है, कांटा बता रहा है कि धारा की उत्पत्ति हुई। तो इसको उन्होंने कहा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, यानी कि जो आपेक्षिक गति हो रही कुंडली के और चुंबक के बीच में, जो आपेक्षिक गति हो रही है, इसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। और इस घटना से यह सिद्ध हो गया कि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा, जो यहाँ पे प्रेरण होगी, उससे धारा की उत्पत्ति होगी। और इसी सिद्धांत पर अब ठीक इसके उल्टा, मोटर के उल्टा, मोटर में क्या था कि विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा जो है वो बदलेगा यांत्रिक ऊर्जा में। आज जनित्र में क्या हुआ, डायनेमो में क्या हो गया कि अब जो है इसको यांत्रिक ऊर्जा से घुमाएंगे आर्मेचर को, तो ऊर्जा की उत्पत्ति होगी, धारा की उत्पत्ति होगी। तो यह हुआ यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा को जो मशीन बदलेगा किसमें? विद्युत ऊर्जा में, तो उसको हम कहेंगे, विद्युत ऊर्जा बदलेगा तो उसको हम कहेंगे क्या? जनरेटर या डायनेमो या जनित्र कहते हैं। तो पूछता है कि जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। बनावट क्या है? उसमें भी एक नाल चुंबक होता है, बीच में आर्मेचर होता है, नरम लोहा का प्लेट होता है, एक रॉड निकल रहता है, जिसमें दो बॉलय जो अलग अलग बॉलय होते हैं। याद रखिएगा, बॉलय दिक् परिवर्तक काम करते हैं। यहाँ पर जो बॉलय है, दो अलग अलग बॉलय रहेगा, तो इसको हम कहते हैं एसी। क्या कहते हैं? एसी जनित्र है, प्रत्यावर्ती धारा देगा। और डीसी जनित्र में क्या होता है कि एक ही खंडित बॉलय रहेगा, एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, तो वह जो है जनित्र हो जाएगा डीसी जनित्र। यही दोनों में अंतर है। तो जनित्र में कैसे लिखेंगे? जनित्र क्रिया विधि कैसे लिखेंगे? तो जब जनित्र लिखेंगे क्या है, तो वैसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे हम जनित्र या डायनेमो कहते हैं। बनावट, इसमें एक नाल चुंबक होता है, जिसके बीच में नरम लोहा का आयताकार प्लेट होता है, तांबा का तार लपटा रहता है, और एक जो है रॉड निकल रहता है, जिससे दो बॉलय टच करते हैं, तो वह हो जाएगा एसी जनित्र। अब इसको जब हम यांत्रिक ऊर्जा से घुमाएंगे आर्मेचर को, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी, जिसके चलते जो है धारा की उत्पत्ति होगी। अब स्टूडेंट, हम लोग को आगे जानना है
कि किस प्रकार से हम अपना घर में घरेलू परिपथ में व्यवस्था करते हैं। एसी डीसी में क्या अंतर है? जो धारा एसी डीसी मतलब ये है प्रत्यावर्ती धारा, ये है विशिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो जिस धारा का मान समय के साथ बदलते रहता है उसको हम कहते हैं एसी, और जिस धारा का मान समय के साथ नहीं बदलता है उसको कहते हैं डीसी। एसी को जनरेटर के एसी को हम ट्रांसफार्मर के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों तक ले जा सकते हैं, जबकि डीसी को सुदूर क्षेत्रों तक नहीं ले जा सकते हैं। इसका मान उच्च होता है, इसका मान कम होता है। हाँ, एसी जो है ज्यादा खतरनाक होता है, इससे जान भी जा सकती है, लेकिन डीसी जो है वो कम खतरनाक होता है। तो इस प्रकार से एसी और डीसी में हम लोग अंतर कर लेंगे। और घरेलू जो परिपथ होता है जिससे 3 तार की व्यवस्था करते हैं। तो मेन तार से लाएंगे लाइन, तो गर्म तार जो होता है उसको लाल रंग कवर रखते हैं जिसको लाई बोलते हैं, और जो ठंडा तार है उसको हम रखते हैं ब्लैक में, और जो अर्थ तार हम देते हैं, अर्थिंग जो देते हैं वो रखते हैं कैसा, ग्रीन में। अब सुनिए कि जो फ्यूज का यूज उपयोग क्यों करते हैं। जो फ्यूज होता है शीशा और टिन का बना मिश्र धातु होता है, यह पतला तार होता है जिसका क्षमता जो है फिक्स होता है, 5 एम्पियर का है। ये पतला तार भी आप जोड़ दीजिएगा, 5 एम्पियर का क्षमता जो है उसका जिसका होता है आप फ्यूज में जोड़ दीजिएगा। तो ये तार क्या होता है, अधिक धारा जब मान आएगा तो 5 एम्पियर से जैसे ही धारा मान आएगा ये गल जाएगा और विद्युत उपकरण लगे हुए उपकरण जो है बच जाएंगे। तो इस प्रकार से जो अर्थ तार होता है या जो फ्यूज तार होता है वो सुरक्षा की एक युक्ति है। ओवरलोडिंग और एक पूछता है ओवरलोडिंग लघु, एक होता है अति भारण और एक होता है लघु पतन। तो अति भारण कब कहेंगे, अति भारण ओवरलोडिंग, लोड जितना है उसका उससे ज्यादा लोड कर लिया है, जितना क्षमता कैपेसिटी है। अब मान लीजिए कि जो घरेलू परिपथ है 5 एम्पियर वाला है। अब 5 एम्पियर वाला मतलब कि तार है, आप 15 एम्पियर वाला से मतलब कि विद्युत उपकरण से जोड़ दिए। तार 5 एम्पियर वाला है, अब 15 एम्पियर का उपकरण है, तो क्या होगा, इसका कैपेसिटी ज्यादा नहीं होगा, नहीं। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जल जाएगा। तो उसको कहते हैं कि ओवरलोडिंग। हाँ, जब किसी कारणवश 2 तार आपस में सट जाएगा, गर्म तार और ठंडा तार, तो उससे जो है आग लग जाती है, तो उसको कहते हैं शॉर्ट कर गया, तार शॉर्ट कर गया, मतलब उसको कहते हैं लघु पतन। तो लघु पतन क्यों होता है, जब 2 तार आपस में सट जाता है तो लघु पतन होता है, ठीक ना, शॉर्ट सर्किट होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट लघु पतन। ओवरलोडिंग कब होता है, जब ऐसा उपकरण हम जोड़ दें जैसे तार जो है मतलब अधिक धारा जो लेता हो 15 एम्पियर का लेता हो या अधिक धारा लेता हो और कम तार वाले पावर में जोड़ देंगे, तो वैसी स्थिति में हो जाएगा ओवरलोडिंग, तार जो है गल जाएगा या आग लग सकती है। तो ये जो है इन दोनों से सुरक्षा की युक्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो घरेलू परिपथ है उसको हम लोग पावर लाइन और डोमेस्टिक लाइन में बांट देते हैं। पावर लाइन में 15 एम्पियर की धारा यूज करते हैं और डोमेस्टिक लाइन जो है उसमें बल्ब पंखा वगैरह यूज करते हैं 5 एम्पियर धारा वाला। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो है ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2 है, वह है विद्युत मोटर के बनावट क्रियाविधि 5 अंक का और द्वितीय के बनावट और क्रियाविधि का बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का इतना ही। थैंक यू वेरी मच।